हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल जो आज मैंने लिया है वो एडिटोरियल से है। इस आर्टिकल का टाइटल है अनएक्सपेक्टेड सर्ज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाइवर्जेस फ्रॉम प्रीवियस डेटा। ठीक, तो अभी हमने कल के वीडियो में देखा था इसको। तो आज हम आईआईपी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और समझेंगे। लगातार दूसरे दिन ये आर्टिकल आज निकला है। तो व्हाट इज़ आईआईपी? IIP is a key monthly macroeconomic indicator that measures the short-term changes in the volume of production in the industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो कितना वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन हो रहा है शॉर्ट टर्म में, उसका एक मंथली मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये IIP हमें बताता है। इट कवर्स 3 ब्रॉड सेक्टर्स। इसमें 3 ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका बेस ईयर है वो है 2011 और 12। ठीक, और नया सीरीज जो है इसका वो शेड्यूल्ड है अभी 2022-23 का मई 2026 से। लेटेस्ट डाटा की बात करें अगर तो फरवरी 2026 का ओवरऑल IIP ग्रोथ जो है वो 5.2% से ईयर ऑन ईयर का इंक्रीमेंट देखा गया है। ये पिछली बार जो था वो 5.1% था जनवरी 2026 में, और फरवरी 2025 की बात करें तो 2.7% ही था। IIP का जो इंडेक्स लेवल है वो 159.0 है, जो कि पिछले साल फरवरी मंथ में 151.1 था। अब सेक्टर वाइज ग्रोथ देख लें तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, जो कि 6% की ग्रोथ देखी गई है। पिछले साल जो है 2.8% थी। ये सबसे बड़ा ड्राइवर है। ये जो ओवरऑल ग्रोथ रेट आई है 5.2% की, उसमें ये सबसे बड़ा शेयर रखता है। माइनिंग में 3.1% की इंक्रीमेंट देखी गई है। इलेक्ट्रिसिटी में 2.3% की इंक्रीमेंट देखी गई है। अब हम देखेंगे यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन हाईलाइट्स। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया है कैपिटल गुड्स में, जो कि 12.5% का है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स में 11.2% का ग्रोथ देखा गया है। इंटरमीडिएट गुड्स में 7.7% का ग्रोथ देखा गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 7.3% का ग्रोथ है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में 0.6% का रिडक्शन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, थोड़ा कम हुआ है। क्यूमुलेटिव ग्रोथ की बात करें अप्रैल 2025 से लेके फरवरी 2026 तक, ओवरऑल IIP जो है वो 4.1% है, जो कि पिछले साल इसी समय के लास्ट ईयर से जो है से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, अब हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे। ये आर्टिकल है अ बुली ब्लिंक्स, रशियन शिप ब्रेक्स US ब्लॉकेड टू हेल्प फ्यूल स्टार्व्ड क्यूबा। क्यूबा की सीमा पे US ने ब्लॉकेड लगाया हुआ था, जिसको रशिया की शिप ने तोड़ करके फ्यूल पहुंचाया है क्यूबा में। Ever since US President Donald Trump began his second term in office, his administration's conduct of foreign policy has been that of अ स्कूल यार्ड बुली। जैसे स्कूल में होता है ना, कॉलेज में हमारे क्लास में एक बुली होता है जो सबको बुली करता रहता है, उसका यही काम होता है। उसी तरह का बिहेवियर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से देखा जा रहा है जब से इस बार सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। दिस इज़ अ पर्टिकुलरली ट्रू इन 2026 में। तो सही बात है, एकदम सच होते जा रहा है। व्हेन द US लॉन्च्ड अटैक्स ऑन 2 ऑयल रिच कंट्रीज, एक तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, फिर ईरान है जिस पे हमले लगातार करते रहा है। ठीक, ये हो गई न्यूज़ की थोड़ी सी बैकड्रॉप। अब हम उस रीजन के बारे में समझेंगे जिस रीजन में ये घटना घटी है। तो जो कंट्री है जिसके साथ ये घटना हुई है, ये है क्यूबा कंट्री है। उसका कैपिटल है हवाना। उसकी करेंसी है क्यूबन पेसो, CUP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। बहामास कंट्री है वहीं पास में ही, इसका नेबरिंग कंट्रीज है। उसकी कैपिटल नसाऊ है और बहामान डॉलर उसकी करेंसी है। फिर एक नेबरिंग कंट्री है क्यूबा के पास, जमाइका, जिसकी कैपिटल किंगस्टन है और करेंसी जमाइकन डॉलर है, JMD। फिर पास में ही एक देश है हैती, जिसका कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस, इसकी करेंसी है हैटियन गॉर्डे, STG इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और उसके साथ ही साथ एक डोमिनिकन रिपब्लिक नाम की कंट्री है जिसका कैपिटल है सैन डोमिंगो और डोमिनिकन पेसो इसका करेंसी है।
पास में ही एक मैक्सिको है, बहुत फेमस कंट्री है, इसका कैपिटल मैक्सिको सिटी है, इसकी करेंसी मैक्सिकन पेसो है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो इनका नेबर है वो यूनाइटेड स्टेट्स खुद है, उसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूएसडी है। अब देखिए ये जो रीजन है, ये रीजन क्यूबा है, ये रीजन, और इस पूरे रीजन को, ये फ्लोरिडा को हटा दिया जाए, फ्लोरिडा भी सिलेक्ट हो गया है, पूरे रीजन को हम कैरेबियन आइलैंड्स का ग्रुप कहते हैं। अब इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्यूबा के ऊपर फ्लोरिडा है, जो कि अमेरिका का एक राज्य है जिसकी कैपिटल मायामी है। फिर इधर लेफ्ट में देखा जाए तो मैक्सिको है, लेफ्ट क्या कहना मतलब वेस्ट में, क्यूबा के वेस्ट में मैक्सिको है, इसकी कैपिटल ये मैक्सिको सिटी है। फिर एक कंट्री है ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टा रिका। एग्ज़ाम में ये सीरियल लगाने को पूछता है ऊपर से नीचे की ओर। फिर इधर आ जाए लैटिन अमेरिका में तो वेनेजुएला एक कंट्री है जिसपे यूएस प्रेसिडेंट ने, जिसके प्रेसिडेंट को उठा लिया था अपनी आर्मी द्वारा। इसकी कैपिटल है कराकस। और एक कंट्री है पास में ही कोलंबिया, ठीक, और इधर कंट्री है गुआना, और इधर एक कंट्री है इक्वाडोर। तो ये हो गया क्यूबा के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक। ये करेबियन सी हमें दिख ही रहा है, इसी से लगा हुआ ये आइलैंड है, तो ये करेबियन आइलैंड्स का एक ग्रुप है। और इधर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर यूँ कहें गल्फ ऑफ अमेरिका यहाँ दिखता है। अब अगली न्यूज़ है वो है गुजरात से आई है। गुजरात में जो प्रांत है सानंद, वहाँ पे सिलिकॉन वैली के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पीएम द्वारा, जिस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका नाम है द कैनीज सेमीकंडक्टर प्लांट। ये अहमदाबाद के सानंद एरिया में खोला गया है। सेमीकंडक्टर बहुत ही आने वाली समय में सेमीकंडक्टर ही वो टेक्नोलॉजी है जिस पे ज़्यादातर दुनिया जो इसको अच्छे से अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेगा वही कंट्री सबसे आगे मानी जाएगी। अब इंडिया का पोजीशन हम देखें तो रिफरिंग टू इंडियाज रिसेंट पार्टिसिपेशन इन द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव एक है जो कि यूएस के द्वारा जो है यूएस के कोएलिशन से बनाया गया है, फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए सप्लाई चेन का काम करना। ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो यूएस लेड है इसको द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। फिर मिस्टर मोदी ने कहा ये इस जैसे कोलैबोरेशंस जो हैं वो आगे चल के इन्हांस करेंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, ठीक। अब अगली न्यूज़ है हमारी, सेबी ने फाइन किया है एलीट कॉन, एक कंपनी है, उसके ऊपर 51.2 करोड़ फॉर एलिजेड इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में एलीट कॉन के ऊपर 51.2 करोड़ का एक फाइन लगाया गया है। उसके बाद की न्यूज़ है HAL रेवेन्यूज राइजेज टू 32,250 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2026। HAL का रेवेन्यू बढ़ रहा है। इससे डायरेक्ट फ़ायदा हमारा ये होगा कि एरोनॉटिक्स सेक्टर्स जो है भारत का उसमें बहुत ही ग्रोथ होगी, और चूँकि ये सरकार द्वारा बैक्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसलिए ये कंपनी अपने आप में एक बहुत अच्छा काम करके दे रही है। ये हो गई। फिर अगली न्यूज़ है हमारी, ये आ रही है वियतनाम से, म्यांमार से। मिन ऑन्ग हेलियांग ये म्यांमार जनता चीफ थे, ये इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट से। इनका नाम क्या है? मिन ऑन्ग हेलियांग, ठीक। अब अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ें तो ये साइंस सेक्टर से आया है, जो द हिंदू का साइंस वाला कॉलम है ये उससे आया है। इसका जो आर्टिकल का हेडलाइन है, अर्थ्स ऑर्बिट्स आर फिलिंग अप बिकॉज गवर्नेंस हैजंट केप्ट पीस। मतलब इसका ये है कि रोज़ कोई ना कोई सैटेलाइट भेजा जा रहा है किसी भी देश के द्वारा। एक बार में भारत जैसे देश हैं जो 40 सैटेलाइट लेके जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल का जो मेन मतलब है इसको ले आने का वो ये है कि सरकारों का जो गवर्नेंस होना चाहिए, जो सरकारी तंत्र होना चाहिए, वो अर्थ के ऑर्बिट में ये जमा होते हुए सैटेलाइट, चाहे वो सैटेलाइट ख़त्म होने वाला हो या यूज़ में नहीं है, उनको क्लियर करने के लिए किसी के पास कोई गवर्नेंस का रूल नहीं है। There is no regular way to check whether satellite operators follow through on promises to make satellites safe when they stop working, to move them out of the way or to bring them down once their mission ends.
ठीक, जैसे मतलब मिशन ख़त्म हो गया, काम करना बंद कर दिया है, तो उन सैटेलाइट्स को ख़त्म करने की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी न किसी की। तो उसी चीज़ को ये डिस्कस कर रहा है। अब इसका जिस्ट हम देख लेते हैं, जो कि द हिंदू में ही दिया हुआ रहता है। द अर्थ्स ऑर्बिटल इन्वायरमेंट हैज़ बिकम crowded, fragile and vulnerable, threatened by what is today evidently a failure of governance after rather than just of engineering। मतलब क्या है कि अर्थ के ऑर्बिटल जो इन्वायरमेंट है, अर्थ का एकदम परिधि जो है, वो जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से भर गया है, कमज़ोर है, वल्नरेबल है, और उसको एक बात का भय है, उस एटमॉस्फेयर का एक बात का भय ये है कि गवर्नेंस तो फेल हो ही रही है, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग भी फेल हो रही है, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। अब उसके बाद है रिड्यूसिंग रिस्क डिपेंड्स ऑन हैविंग आर्टिकुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट माइट कम क्लोज टू वन अनदर एंड एग्जैक्टली वेयर दे आर। जैसे दो सैटेलाइट हैं, आपस में वो कितने दूर हैं, कितने करीब हैं, इन सारी चीज़ों का डेटा भी अभी ठीक से हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करके चीज़ें बनाते नहीं हैं। इवन डिब्रीज स्मॉलर देन अ कॉइन ट्रेवलिंग एट ऑर्बिटल वेलोसिटीज़ कैरीज थ्रू एनर्जी टू डिसेबल और डिस्ट्रॉय एक्टिव सैटेलाइट। मतलब कि मतलब ऐसा यहाँ से टेक्निक होना चाहिए कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, जो सैटेलाइट किसी काम के लिए नहीं है, मगर जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं उनको वो छोड़ सके। द एग्जिस्टिंग ट्रीटीज़ वर रिटन फॉर एन एरा विथ स्पेस एक्टिविटी वॉज लिमिटेड, कंट्रोल्ड बाई स्टेट्स एंड इनोवेशन वॉज स्लो। जो इस समय जो ट्रीटीज़ हैं, जो संधि हैं अलग अलग जगहों पे भारत की स्पेस यात्रा को लेकर के, तो उसको कहा रहा है कि रिटन फॉर एन एरा, एक एरा जो है वो बीत रहा है स्पेस एक्टिविटी में, लिमिटेड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट्स एंड इनोवेशन वाज स्लो। ये चीज़ें हैं, मगर भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप गौर से देखिए, ये जो रॉकेट शिप हमें दिखाई जा रही है, ये शिप स्पेस एक्स कंपनी की है। ठीक, बाई ड्रामेटिकली कटिंग लॉन्च की कॉस्ट को कट किया जाए, रीयूजेबल बूस्टर्स का यूज़ हो स्पेस एक्स के लिए, टू डिप्लॉय द लार्ज स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन एट एन इकोनॉमिकली वायबल स्केल। मतलब इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये स्पेस एक्स कंपनी जो है वो रीयूजेबल जो बूस्टर होता है स्टारलिंक में, वो उसकी जो है लिए ये बनाया गया है, उसको सही करने के लिए ये काम में लाया जाता है। ठीक, ये हो गया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।